रहने वाला यहीं का हूँ। पढ़ाई लिखाई गांव से किया, सेंट जेवियर्स से कॉलेज किया, BHU से इंजीनियरिंग किया, नौकरी भी किया और बाद में पुलिस में आ गया। 86 में पुलिस में आया, बिहार में ही काम करने का मौका मिला। 8 जिले में SP रहा। आपके समस्तीपुर के दरभंगा में जब 10 जिले थे, 3 जिले दरभंगा रेंज के, 3 जिले सहरसा के और 4 जिले कटिहार साइड के, पूर्णिया के, ये 10 जिले के रूप में अकेला IG था। तो उस समय 2011 में 11-12 में आपके समस्तीपुर के IG रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारत सरकार में कई पद पे रहा, CISF में रहा, CRPF में रहा, ITBP में रहा। देश दुनिया जाने का मौका मिला, विदेशों में भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला। तो एक तरह से हमें मेरा सौभाग्य है कि देश के हर कोने में सेवा करने का मौका मिला। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी, नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया तो साउथ में भी काम किया, बॉम्बे में भी काम किया तो दिल्ली में भी काम किया। कहीं कोई बिहार देश के किसी भी भौगोलिक और वहाँ के कल्चर से मैं पूर्ण रूप से अपने आप को वाकिफ मानता हूँ। तो इस तरह से देश के मिजाज को, देश के सामाजिक को अच्छी तरह समझने का मौका मिला। विदेश में भी रहने का मौका मिला। अंत में मैं यहाँ DG होमगार्ड 7 महीने लास्ट में DG होमगार्ड के रूप में काम किया। 34 वर्ष में 20 वर्ष राज्य में काम किया और 14 वर्ष हम भारत सरकार में काम किए। लेकिन जब भी जो भी काम किया प्रमुखता से ही काम करने का मौका मिला। सेवानिवृत्ति 20 में हुई। सेवानिवृत्ति के बाद आदमी स्वच्छंद रूप से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, तो मैं भी उसी में, हालांकि मेरे सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना था। एक योजना बनी थी, कोरोना के कारण वो योजना मेरी विलंबित हो गई। उसी बीच में प्रशांत किशोर जी बिहार में जिस चीज़ को लेकर चल रहे थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि चलिए बिहार को बदलते हैं। इसी प्रलोभन से मैं यहाँ आ गया कि बिहार को बदलना है। तो बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अपने को मैं मैंने जिस परिवेश में उसे राजनीति में बदल न लूँ, इससे बचना चाह रहा हूँ। राजनीति में आने में जो जितने गड्ढे हैं, उस गड्ढे से बचते बचाते अपने को बदलने ना दूँ, वही चीज़ रहूँ जो नौकरी में था, वो जीने का प्रयास कर रहा हूँ। कठिन है, कोशिश कर रहा हूँ। तभी बिहार को बदलने में भी कहीं मौका मिलेगा तो शायद कुछ उपयोगी हो पाऊँगा। चुनावी राजनीति से मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं रहेगा कि चुनाव नहीं लड़ना है। ये मैंने पहले ही प्रशांत जी से कह दिया। न विधायक, न सांसद, न राज्यसभा, न विधान परिषद, उससे हमको दूर रखना है, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ से सेवानिवृत्त हुआ, अब उससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बड़ी चीज़ उससे सोचा जा सकता है बिहार के तरक्की के लिए, तो उसमें हम सहयोग करेंगे। पद का की लालसा नहीं है। हम यहीं के मतलब सहरसा जिले के बनगांव के रहने वाले हैं। सहरसा जिले के बनगांव के रहने वाले हैं, मिथिला के ही हैं। आप लोग तो अपना परिचय दे दिया है, बहुत सारे लोग नए आए हैं, हम भी नए हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल से कहा जा रहा था कि आप आइए। तो आपका नाम सुने, इसलिए हम वहाँ से आए, तो थोड़ा परिचय भी हो जाता सब आदमी और करवा देते हैं। मेरा भी हो जाता उसमें। हम चाहेंगे, बाकी लोग तो है, आप हम कर लेंगे, वो भी काम हो जाएगा, उसका भी हम लोग उपाय कर लेंगे। तो यही है। तो अब जब से जनसुराज से जुड़ा हूँ 15 जून 2022 से, तब से लगातार संगठन के संबंध में जो दायित्व जो मिलता गया, उसमें रमता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने यही कहा कि अपने को बदले बगैर, अपने चरित्र को बदले बगैर, कि हम कहते हैं राजनीति में ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी की कमी यदि मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये, उसको मैं क्लियर कर दूँ। ईमानदारी के लिए 3 पैमाना है। जो कहा जाए वही किया जाना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है आप जो बोलते हैं मन सा जो मन से, जो बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर न हो, राजनीति में ऐसा हो नहीं सकता है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनका कहना कुछ होगा,
वो पंडित जी का कहानी है ना, पंडित जी जब भाषण दे रहे थे गए किसी जगह अपना, तो उन्होंने कहा कि बैगन नहीं खाना चाहिए, जो भी बैगन खाता है उसको बीमारी होती है। तो सब लोगों ने अपना बैगन फेंक दिया। तो घर में आए तो बोले बैगन की सब्जी नहीं बनाई हो, तो बोला आपने भाषण में कहा तो मैं सुन रही थी, तो मैंने भी बैगन फेंक दिया। तो राजनीति में यही बात है कि जो हम प्रीच करते हैं हम प्रैक्टिस नहीं करते, जो हम कहते हैं ये बेईमानी है, इसको मैं स्वच्छ बेईमानी मानता हूँ। तो उससे बचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि आर्थिक रूप से जब हमको पार्टी से 2 रुपया भी मिलता है तो हमको उसका हिसाब पार्टी को वापस लौटा देना चाहिए। यह मान रहे पार्टी ने दिया तो ये तो 10 गर्दा पैसा है, ये चंदा है, ये तो खर्च कर लेंगे ना, फिर हिसाब देना नहीं है। थैंक यू। तो ये है। और तीसरी चीज़ है कि हमको चुगलखोरी की आदत है। सामने में है तो इनके बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, और जैसे इनसे परोक्ष हुए तो इनकी शिकायत करने लगे। ये अमूमन राजनीति का एक चरित्र हो गया है। मैंने जो कहा कि मैं इसी से बचना चाहता हूँ कि राजनीति के साथ रहते हुए भी इससे जितना बच पाऊँ। इसलिए 2.5 वर्षों में लोगों के संसर्ग में आया हूँ तो कई जख्म लगे हैं। स्पष्टवादी होने के कारण जख्म जरूर लगे हैं, क्योंकि मेरी बात से किसी को क्लेश हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि उस राजनीति में ईमानदारी और शुचिता की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर जी उसको पूरे ढंग से लाना चाह रहे हैं। हम लोग सहयोग करेंगे तो इस तरह की राजनीति बिहार में स्थापित हो सकती है। आज की जो बैठक हम लोगों ने रखी है, इसका उद्देश्य है कि हम चाहते हैं चुनाव प्रभारी, समस्तीपुर के 10 विधानसभा के लिए चुनाव प्रभारी का चयन, उस चयन समिति में मुख्यालय से मुझे दायित्व मिला है, और यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा हमारे अध्यक्ष जी का। महामंत्री जी अस्वस्थ हैं तो वो नहीं आए हैं, हमारे संयोजक जी आए हुए हैं, निरंजन जी, और और 4 हमारे अनुमंडल अध्यक्ष में 3 आए हुए हैं, स्थानीय नहीं आए हैं, समस्तीपुर नहीं आए हैं। तो अनुमंडल अध्यक्ष और बाकी जो तमाम भूपेंद्र जी हैं, जो तमाम सम्मानीय लोग हैं, इनके साथ बैठ के हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आपके इस चयन समिति के मुख्य रूप से अध्यक्ष द्वारा जो चिट्ठी निर्गत हुआ उसमें जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कैंपेन के संयोजक और मेरा नेतृत्व रहना है। ये 4 लोग मिलकर करेंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया। अनुमंडल अध्यक्षों को भी शामिल करना है, और कोई माननीय व्यक्ति आ जाएँ उनको भी रखना है, ताकि उनके सामने में और आप सभी लोग सम्मिलित रहें उस प्रक्रिया में, ताकि ट्रांसपेरेंट ढंग से, पारदर्शी ढंग से इसका चयन हो सके। क्योंकि हमको प्रजातांत्रिक मूल्यों को ज़मीन से पर लाना है। अब आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव प्रभारी को नियत करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? अभी जो 2 माह पूर्व में 4 उपचुनाव हुए, और तिरहुत MLC का भी उपचुनाव हुआ। इन उपचुनावों में हम लोगों ने बाहर के लोगों को वहाँ भेज के चुनाव प्रभारी बनाया। उसमें हम लोगों ने पाया कि कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। स्थानीय व्यक्ति के चुनाव प्रभारी बनने से स्थिति ज़्यादा व्यवस्थित होती है। आप लोग राजनीति में रहे जानते हैं कि स्थानीय लोग को रैपो बनेगा, उनका आपस में संवाद वोटर से अच्छा बनता है। बाहर का लोग आएगा, यहाँ के लोग यदि यहाँ की भाषा में उनसे बात करेंगे वो अपने आप को ज़्यादा उनके नज़दीक पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हमें हर विधानसभा में चुनाव प्रभारी स्थानीय व्यक्ति को बनाएं, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। फिर ये हुआ कि भाई एक चुनाव प्रभारी का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनके साथ देने के लिए साथी भी रहना चाहिए। तो अब ये निर्णय लिया गया कि नहीं, एक तो मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे, उसके साथ साथ वहाँ जितनी इकाइयाँ हैं, जैसे एक विधानसभा में अमूमन 2 प्रखंड होते हैं, किसी या 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 प्रखंड के साथ 1
नगर निकाय भी हो सकता है। तो ये है, तो उम्मीद ये किया गया कि यदि हम किसी जगह का चुनाव प्रभारी का समूह बनाएंगे, एक मुख्य चुनाव प्रभारी होगा और हर इकाई के लिए एक सहायक चुनाव प्रभारी होगा। कहने का मतलब इतना है कि उस विधानसभा क्षेत्र में जितनी इकाइयां हमारी गठित हैं उतना जोर, एक 2 इकाई है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, इतने लोगों को हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा, इतने का चयन करना पड़ेगा। इसी 6 में से, और उसको भी ये करना होगा उस इकाई के क्षेत्र का हो। यदि 2 प्रखंड है तो 3 यदि बनना है तो पहले तो 2 प्रखंड से एक बने, तीसरा व्यक्ति किसी प्रखंड का हो सकता है, लेकिन हर प्रखंड का, हर इकाई का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हम लोगों का चुनाव प्रभारी के चयन करने की संख्या है, जितनी इकाई है +1। यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं आप लोगों के मन में? आवाज़ सुन रहे हैं? पीछे आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं ना? तो ये है। तो अब है कि किसी चुनाव प्रभारी के लिए जब हम बैठे हैं चयन के लिए, तो एक सवाल आप सबके मन में होगा कि चुनाव प्रभारी का काम क्या होगा। मैं जानता हूँ आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत लोग चुनाव प्रभारी के काम को भली भांति जानते होंगे, जो हम कहेंगे उससे बेहतर जानेंगे। लेकिन चूँकि इस दायित्व का निर्वहन करने में आया हूँ, तो मेरे लिए आवश्यक है कि जो नियम या जो कर्तव्य के बिंदु हमने तय किए हैं चुनाव प्रभारी के लिए, वो आपसे साझा कर लूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे चुनाव प्रभारी के जो कर्तव्य हैं, जो क्या करने होंगे, उसकी चर्चा कर देना चाहूँगा। आप जानते होंगे इससे बेहतर ज़्यादा, लेकिन हमको जितनी चीज़ हमको पता है उतना तो हम आपको बता दें, और यदि कोई नई बात और सीखने को मिलेगा तो उसको आगे हम जोड़ लेंगे। तो अमूमन चुनाव प्रभारी के 4 कार्यों का नियम बनाया है। 4 कार्यों करने के लिए उसको स्थिर किया गया है कि चुनाव प्रभारी 4 कार्य करेंगे। पहला काम है, चुनाव प्रभारी जिस विधानसभा के प्रभारी होंगे वहाँ के उम्मीदवारों के चयन में उनकी अहम भूमिका होगी। पहला काम है कि चुनाव प्रभारी के सहमति, उनके विचार से, उनके चर्चा से, उनके माध्यम से हम चुनाव के लिए, उस विधानसभा के लिए उम्मीदवार का चयन करने की भूमिका उनको देंगे। हम इसको और फर्दर बाद में स्पष्ट और कर देंगे। अभी समझ लीजिए कि पहला काम है कि उस विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार के पैनल, एक नहीं 4, 5, 6, 7, 8 इतने लोगों की सूची बनाकर आप यहाँ से भेजेंगे। उसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में कर लेंगे। दूसरा काम है कि जिस विधानसभा के आप चुनाव प्रभारी हैं, उस विधानसभा में जितने बूथ हैं, अमूमन एक विधानसभा में 275 से 325 बूथ हुआ करते हैं, कहीं 350 भी हो जा सकते हैं, 340 हो जा सकते हैं, लेकिन औसतन 300 बूथ होते हैं। प्रत्येक बूथ पर बूथ कमेटी का निर्माण करा के उनको स्थिर करना, ताकि वोट के दिन, चुनाव के दिन उस बूथ की पूरी जिम्मेवारी उनके हवाले किया जाए। वो बूथ कमेटी के मेंबर उसी बूथ से होने चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए। इसका गठन करना, और इसकी संख्या है 1 प्रभारी और 5 सहयोगी। तो हर बूथ के लिए 1-5 की टीम का हमें गठन करना होगा। चुनाव प्रभारी का दूसरा काम है बूथ कमेटी का गठन किया जाना। तीसरा काम है रक्षा वाहिनी और शक्ति वाहिनी। रामगढ़ के पैटर्न, रामगढ़ में यदि आप में से कोई गए होंगे तो हमने वहाँ पर मुख्यालय से लगभग 35 लोगों की एक टीम लेके गए थे, जो मुख्यालय में काम कर रहे थे। उसमें से 10 महिलाएं थी, 25 पुरुष थे। इनको हमने पुरुषों को रक्षा वाहिनी और महिलाओं को शक्ति वाहिनी के रूप में एक नामकरण किया था। तो ये वाहिनी हमारी हो गई, चुनाव वाहिनी कह लीजिए इनको।
चुनाव वाहिनी का गठन करना जिसमें 50 पुरुष होंगे और 10 महिलाएं होंगी। इस पर हम विस्तृत चर्चा अभी कर लेते हैं, उम्मीदवार पर बाद में करेंगे करीब करीब इसको। तो ये आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो वाहिनी, चुनाव वाहिनी हम बना रहे हैं जिसमें 50 पुरुष रक्षा वाहिनी के होंगे, 10 महिला शक्ति वाहिनी की होगी हर विधानसभा में, इसका उपयोगिता क्या होगी। ये जो 60 लोग होंगे इनमें से 2 टीम बनेगा, 10 टीम महिलाओं से, मतलब शक्ति वाहिनी के जो हमारी बहनें होंगी उनके नेतृत्व में बनेगी, और 10 टीम पुरुष भाई के नेतृत्व में बनेगी। महिला बहन के नेतृत्व में जो समितियां बनेंगी उसमें 1 महिला और 2 पुरुष होंगे, और पुरुष भाई के साथ जो समिति बनेगी, जो कमेटी बनेगी, जो टीम बनेगा उसमें 3 पुरुष होंगे। तो इसका मतलब 10 टीम, पुरुषों की 10 या 30, महिलाओं की 10 महिला 20 पुरुष, तो 50 और 10 60, ये 60 लोगों का हमारा ये गठन हो जाएगा। ये जब 20 टीम बन गई तो चुनाव से 1 महीना पहले 20 टीम को हम लोग एक साधन मुहैया कराएंगे और उनको जिम्मा दिया जाएगा कि आप घर घर हमारे जनसुराज के विचारधारा उसको प्रचारित कीजिए। एक प्रखंड में अमूमन 75 से 100 गांव होते हैं, 12 से 15 पंचायत होते हैं और लगभग 75 से 100 गांव होते हैं। तो इतने गांव को कवर करने के लिए यदि हमने महिलाओं की टीम को रखे ए नाम, पुरुष की टीम को बी रखें, प्रखंड 1 में ए टीम चली गई महिलाओं की, प्रखंड बी में, प्रखंड 2 में बी टीम पुरुषों की चली गई, और उनको कहा जाएगा 10 टीम गया पुरुषों का, 10 महिलाओं का, 1 दिन में 1 गांव कवर करना है, और 10 दिन समय देंगे तो 10 दिन में ये टीम प्रखंड 1 के 100 गांव और प्रखंड 2 के 100 गांव कवर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। सीधा हिसाब है ये। 10 दिन के बाद महिलाओं को टीम को आप दूसरे प्रखंड में भेज दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। फिर 10 दिन महिला की टीम दूसरे प्रखंड में चली गई, पूरी की टीम महिला वाली पुराने वाले में चली गई। इससे लाभ ये होगा कि महिलाएं जब जाएंगी तो सीधे आंगन तक जाके महिला वोटर से बात करेंगे, पुरुष जाएंगे तो पुरुष से बात करेंगे। इस तरह से आप 20 दिनों में, ये 2 प्रखंड का विधानसभा है, प्रत्येक गांव में आपकी धमक, आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। 1 दिन में सुबह से शाम तक सुविधा है तो आराम से घूमते हुए 3 आदमी की टीम पूरे गांव को कवर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। हाँ, कोई गांव बड़ा होगा वहाँ पर हम रिपीट में जा सकते हैं, नहीं हुआ तो ठीक है आगे कर लो, रिपीट में उस गांव को लिख लेंगे, फिर से 10 दिन के लिए फिर से भेज दीजिए, 5 दिन के लिए भेज दीजिए। ये काम चलता रहेगा। केवल इस काम को करने में ही गाड़ियों का हिसाब लगा लीजिए तो बहुत बड़ी राशि आएगी। खर्च गाड़ियों पर ही बहुत बड़ी राशि का खर्च होगा। 1 महीने के लिए रखेंगे तो कम से कम 5000 गाड़ियाँ हो जाएंगी। 243 गुने 20, 4860 या 4860 के आप 4860 गाड़ियाँ हो जाएंगी। उसका खर्चा जोड़िएगा तो करोड़ों में जाएगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन ये एक बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, इससे आपके जनसुराज की धमक पहुंच जाएगी। ये तीसरा काम है, इसी टीम का गठन करना। जो चौथा काम मैंने बताया, चौथा काम है कि चुनाव प्रभारी को गांव से लेकर जिला तक के सभी संगठन के लोगों से तालमेल और समन्वय स्थापित करना। थोड़ा लाइटर वेन में, थोड़ा हल्के फुल्के बात में हम कह सकते हैं, उदाहरण समझाने के लिए कि चुनाव प्रभारी की भूमिका शादी में दूल्हे का पिता का है। उम्मीदवार दूल्हा है तो चुनाव प्रभारी दूल्हे का पिता है। और जो फूफा लोग रूठते हैं ना शादी में, फूफाओं का रूठना बहुत नामी बात है। शादी में सबसे ज़्यादा फूफा ही रूठते हैं। तो उन रूठे फूफाओं का मनाने का काम पिताजी को करना पड़ता है, दूल्हे के पिता करना पड़ता है कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए बिना विघ्न के।
तो चुनाव प्रभारी जब आप बनेंगे तो राजनीति में फूफाओं की कमी नहीं है। राजनीति में हर व्यक्ति फूफा ही है। किसी को खराब गाड़ी मिल गया, किसी को ठंडी चाय मिल गई, किसी का फ़ोन नहीं उठाया आपने, तो आपको इतने लोगों को मना के चलना होगा। तो चुनाव प्रभारी शादी में, बारात में और शादी के जश्न में दूल्हे के पिता की भूमिका में इनको रहना होगा, जिसका मेन मुख्य मकसद है रूठे फुफाओं को मना के शादी संपन्न करा लेना। दूसरा जो उदाहरण हम देते हैं, पता नहीं, भोज तो पहले बहुत होता था गांव में। उस भोज में व्यवस्था, पूरे गांव की ये व्यवस्था थी जिसको लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया, राजनीतिक पार्टियों ने। किसी समाज के किसी व्यक्ति के यहाँ कोई यज्ञ हो, कोई शादी हो, कोई श्राद्ध हो, तो पूरे गांव का वो भोज होता था। उसको कैटर नहीं लाना पड़ता था, उसको टेंट समय नहीं लाना पड़ता था। उसी गांव में कुछ मानिंदे लोग होते थे जिनके यहाँ भोज के लिए बड़े बड़े बर्तन होते थे, एक जगह रखा जाता था, वहाँ से बर्तन आ जाता था। खाना बनाने वाले गांव के लोग होते थे, जो कोई मीट बनाता है, कोई मटर, कोई मछली बनाता है, तो कोई सब्जी बनाता है, तो कोई चावल बनाता है, तो कोई बड़ी बनाता है, लोग थे। तो उस तरह से भोज की व्यवस्था होती थी। हलवाई, क्योंकि हलवाई भी रहता था तो गांव में नहीं, तो हलवाई लोग बाहर से बैठा लेते थे, थोड़ा बहुत मिठाई उठाई बनाने का, कुछ लोग मिठाई भी बना लेते थे। ये भोज की प्रथा जो गांव की थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी और ये समाज में सभी से चला है और सबको निमंत्रण होता था। भोज में खाने का निमंत्रण पूरे गांव को रहता था। तो वो एक जो सामूहिक भोज से समाज में एक ताना बाना बना रहता था। आज की तरह बिखराव नहीं था। आज तो एक जाति में भी बांट देता है कि ना, आधा गाँव हम नहीं देंगे इसको भोजन, है ना। तो वो सब चीज़ें गांव में समाप्त हो गई है। इसलिए उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसमें एक व्यक्ति की भूमिका सबसे अच्छी होती है, उसको कहते हैं भंडारी। खाना बना, एक कमरे में, एक कमरा जगह तय किया गया, भंडार, उसमें सामान चाहता गया, रहता चला गया। अरे भोज है वो तो सुबह से बनता है, एक दिन मिठाई तो 2 दिन पहले से बनता रहता है, तो वो रखाता था। और जो भंडारी का पास चाबी होता था, वो भोज के समय चीज़ों का वितरण ठीक से करता था। यदि भंडारी चुस्त है तो भोज संपन्न, भंडारी सुस्त है तो भोज बर्बाद, ये नहीं होता था। तो चुनाव प्रभारी की जो दूसरी भूमिका है, उसी भंडारी की है। आपके चुनाव क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपया भी कोई आएगा पार्टी का, तो आप ही के पास आएगा। एक गाड़ी भी आएगी, मोटरसाइकिल भी आएगा, तो आप ही के पास आएगा। एक कार भी आएगा, एक जो भी आएगा, आपका जो संसाधन आएगा, जिस रूप में आएगा, वो आप ही के पास आएगा। आप भंडारी के रूप में उसका वितरण, बैलेट पेपर, प्रचार की सामग्री हुआ, झंडा हुआ, फ्लैग हुआ, जो भी आएगा, सबको आपको बांटना है। तो उसको सही ढंग से वितरित करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दूल्हे के पिता फूफा को मनाना और भंडारी बन के सामग्री का संतुलन वितरण करना, ये 2 जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। बाकी तो काम बताया। अब मैं पहले काम, बाकी मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिया, 4 काम मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहला काम, चुनाव के उम्मीदवारों के चयन में आपकी भूमिका। दूसरा काम, बूथ कमेटी का निर्माण 1-5 का। तीसरा, चुनाव वाहिनी, रक्षा वाहिनी, शक्ति वाहिनी का गठन। 5वां, समन्वय और तालमेल। चौथा, ये 4 काम हुए। अब चूंकि पहले को मैंने कहा, तो पहले में लोगों में सवाल उठेगा कि चुनाव के लिए विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा कैसे होगी, ये सवाल पूछा जाता है। आप ये कहेंगे कि हम लोग इस चीज़ को क्यों इतनी जल्दी शुरू कर दिए। बाकी सारी गतिविधियां चल रही है, लेकिन चुनाव प्रभारी के चयन में हम रोज़ कर रहे हैं। मेरी मंशा तो ये थी कि एक दिन में मैं 2 जिला करूं, ताकि 15 से 20 दिनों में पूरा 38 जिला हमें कर लो। इसलिए हमने समय रखा, 9 बजे शुरू करेंगे, 9 बजे से 2 बजे तक एक जिला कर लेंगे, फिर 4 बजे से 10 बजे तक दूसरा जिला कर लेंगे। ये अपने को मैं इससे तैयार किया था। लेकिन जो मैंने कहा ना कि हम लोग समय की कीमत पहचानते, 9 बजे रखेंगे तो भी 12 बजे शुरू होगा, हमने 10 बजे रखा तो भी 12 बजे शुरू हुआ। ठंडा गर्म से क्या होना है, भले कहीं आप यहाँ रहेंगे तो क्या यहाँ पर हम लोग ये चला रहे हैं, बर्फ़ डाल रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है, ठंडा गर्म का नहीं, ये हमारे सोच का है। 11 बजे मीटिंग शुरू होगी, राजनीति 2 बजे शुरू होगा मीटिंग, भाई चलिए 2 बजे पहुँचेंगे। इसीलिए हम लोग अभी एक दिन में ही एक ही जिला कर पा रहे हैं। अभी तक हमने बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और छपरा 6 जिला पिछले 6-7 दिनों में कर लिया है। ये आज 7वां जिला है। और विधानसभा के क्षेत्र से देखेंगे अब तक हमने 51 जिले के 51 विधानसभा के चुनाव प्रभारियों का चयन कर दिया है। 134 प्लस 29, तो 134 और 29 हो गया 163 चुनाव प्रभारियों का सूची बना के भेज दिया गया है। तो आज ये हो जाएगा तो 61 हो जाएगा। 61 का मतलब है 243 का 1/4, 61 गुने 4 244, 243 विधानसभा है। तो आज हम संपन्न करें तो 25%, 1/4 हिस्सा हम लोग कर लिए। अब एक सप्ताह में एक हुआ है तो 3 सप्ताह होगा तो हम लोग पूरा कर लेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है कि चुनाव प्रभारी के घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों के चयन की शुरुआत होगी, इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। अब जो चुनाव प्रभारी के लिए, चुनाव उम्मीदवार के लिए है, उसमें 2-3 चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे, बहुत से लोगों को जानकारी हो जाएगी। पहली चीज़ ये है कि हमारा जो संगठन की संरचना है, संवैधानिक रूप से जो हम लोग अपने संविधान में जो लाया है, संविधान के लिए भी थोड़ी जवाबदारी हमारी थी, तो हम जानते हैं इस बात को, इसलिए हम उसको शेयर कर लेना चाहेंगे, साझा कर लेना चाहेंगे कि संविधान के तहत हमारे 8 स्तर पे संगठन का निर्माण होना है। अब इसमें 7 स्तर आज क्रियाशील है, 1 स्तर आज क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, क्योंकि हम अभी एक ही राज्य में है, वो राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय स्तर का गठन और राज्य राष्ट्र अभी एक ही में है, क्योंकि एक ही राज्य में है तो राष्ट्र की बात नहीं होगी। तो राज्य परिषद ही अभी राष्ट्रीय परिषद के रूप में काम करेगी। यदि वहाँ से शुरू करते हैं तो राष्ट्र राज्य 2 हो गया, एक राष्ट्र एक राज्य दोनों में एक है, जिला 3रा, अनुमंडल 4था, प्रखंड 5वां, नगर निकाय 6ठा, पंचायत 7वां और गांव 8वां। तो गांव से लेकर राष्ट्र तक में 8 स्तर, 8 लेवल की 8 स्तरीय सांगठनिक ढांचा हमारा रहेगा। गांव, पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य और राष्ट्र। तो आज 7 हमारा कार्य है। अब इस 8 जो हमारे जो हैं उसमें 8 पद ले लीजिए, ये कुछ ले लीजिए। 8 पद महत्वपूर्ण है, वैसे सब पद महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 ऐसे पद हैं, 8 वो पद हैं जिसको मान्यता है कि इनकी महत्ता है। हर इकाई में इकाई का अध्यक्ष, इकाई का महामंत्री, इकाई का संयोजक, 3 ये हो गया, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, 3 ये हो गया, 3 + 3 6, कार्यालय प्रभारी, कार्यालय सचिव का लिए कार्यालय प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता। ये 8 पद हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, मुख्य प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी। ये हर इकाई के लिए 8 पद महत्वपूर्ण हैं। तो जो उम्मीदवारों को चयन की बात होगी, उनमें इन 8 में से 6 लोगों की सक्रिय भूमिका होगी। अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक, महिला अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, ये 6 लोग उस इकाई के बैठेंगे। यदि आप जिस विधानसभा में काम कर रहे हैं उसमें 2 इकाई है, 2 प्रखंड है, तो 6 + 6 12। ये 2 प्रखंड है तो हमने पहले कहा जहाँ 2 प्रखंड है वहाँ कितने प्रभारी होंगे? 3, 2 + 1 3, एक प्रखंड के लिए एक मुख्य प्रभारी, तो 12 लोग ये हो जाएंगे, 3 लोग ये हो जाएंगे, ये 15 लोग बैठेंगे। 15 लोग बैठ करके विधानसभा में उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, नाम लेंगे, कुछ नाम आपको आएगा, कुछ नाम आप जनरेट करेंगे, कुछ लोग अप्लाई करेंगे,
सारों को मिला करके उस पर मंथन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 7 से 8 लोगों का एक सूची बनाएंगे कि ये पहले नंबर वो व्यक्ति रहे जिसके जीतने की प्रबल संभावना है। उसी घटते क्रम में अंतिम पायदान पे अंतिम नंबर वो व्यक्ति हुआ जिसके जीतने की संभावना सबसे कम हो। आप इस तरह से आप अपने आकलन से 15 लोग 18 22 लोग या 29 लोग जो इकाइयां हैं उनके लोग बैठ के जो नाम तय करेंगे, आप अपने हिसाब से अपने सोच से उस सामूहिक सोच से सामूहिक प्रयास से जो 8 नाम करेंगे वो नाम चला जाएगा राज्य निर्वाचन समिति के पास, जिसके 7 सदस्य टीम बनी हुई है। वो उसको उस पर मंथन करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जो आप लिख के देंगे वही एक स्रोत उनके पास होगा। उनके पास 8 अलग अलग स्रोत है। चुनाव समिति के पास केवल हम ही आप बना के भेजेंगे यही स्रोत नहीं है, उनके पास 8 अलग अलग स्रोत है। एक तो ऑलरेडी जेएसपीटी और आईपैक के लोगों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए कुछ नाम उनको भेज रखा है। लोग आवेदन करेंगे, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हो गया। कुछ लोगों को प्रशांत किशोर जी से पर्सनल इंटरव्यू आया होगा, उसमें उन्होंने कहा होगा देख लीजिए इसका हमको अच्छा लगते हैं, तो वो प्रशांत किशोर जी के इंटरव्यू से आएगा। हम कुछ सर्वे कराएंगे इनिशियली, उस सर्वे से कुछ नाम आएगा। कुछ जिला के पदाधिकारियों से पूछा जाएगा कि आप कुछ नाम बताए, वहाँ से नाम आएगा। कुछ अनुमंडल से पूछेंगे, कुछ जो कार्यकर्ता हमसे किससे मिलते हैं उनसे पूछेंगे। ऐसे करके 8 अलग अलग स्रोतों से वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चुनाव प्रभारी के नाते, चूँकि इस काम को मैं अपने नेतृत्व में कर रहा हूँ, हम लोग सब लोग कर रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा ये होगी कि जो नाम आप भेजेंगे उसी नाम में से एक उम्मीदवार होना चाहिए। ये तभी संभव है कि समिति के सभी लोग बिना किसी लोभ लालच, मोह माया, ईर्ष्या द्वेष, लाग लपेट, बिना किसी पक्षपात के इसका चयन करेंगे। कहा जाता है कि 5 व्यक्ति बैठ के कोई निर्णय लेता है, उसमें परमेश्वर का, ईश्वर का अंश आता है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की लिखी कहानी से में इसी बात की चर्चा की गई है कि 5 लोग बैठ जाएंगे और 5 लोग बैठ के चर्चा करेंगे तो उनका निर्णय ईश्वर के निर्णय के करीब होगा। और यहाँ तो फिर आ गए, इनको लगता है कि हाँ इनको आइए साहब जी आइए, ये मेरा कुछ दीजिए ना। आप कष्ट क्यों किए? आपको अस्वस्थ है तो आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। बैठिए बैठिए, आइए चलिए, आप आए, कैसे हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था, अरे ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये तो प्रत्यक्षता दिखला रहे हैं कि एकदम आ गए हैं। तो जो मैं कह रहा था कि जब आप पंच परमेश्वर है, यहाँ तो 15 लोग बैठेंगे, 18 लोग बैठेंगे, 22 लोग, तो कितने ईश्वर आ जाएंगे। तो आप यदि उसको ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्ष हो करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके चुने 8 में से या 5 में से या 7 में जो नाम है उसी में से एक आदमी उम्मीदवार होगा। कोई आदमी ऊपर से कुछ लाएगा नहीं। जनसुराज की विचारधारा में जमीन जो कहेगा, आम जनता जो कहेगा उसको सुनिएगा। आप जो बताएंगे वहाँ पर समिति को वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आवश्यक इतना ही फर्क होगा कि जो आप नाम पहला देंगे, जो नाम 8वां देंगे, हो सकता है कि बाकी स्रोत से सूचना मिलने पे 8वां व्यक्ति चुनाव उम्मीदवार बन जाए। आप जिसको प्रबल दावेदार मान सकते थे, सर्वे में हो सकता है वो नीचे चले जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उसी में से ऊपर नीचे होगा, उसी में से उम्मीदवार उसी 8 में से होगा, उसी 5 में से होगा। ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। हमने कहा कथनी और करनी में हम लोग फर्क नहीं रखते हैं, जो कहा वो करेंगे। जनता चुनेगी। और यही नहीं, इस पर और यदि कहीं हम लोग को संशय होगा
तो हम लोग जाके विधानसभा में बैठ के बुलाएंगे कार्यकर्ताओं को, वहाँ हम लोग निर्णय ले देंगे किसको बनाना है। 2 आदमी है, बताओ किसको बनाना है। तो ताकि जैसे कि लोग सूची बना करके यहाँ से कमेटी माध्यम से भेजा जाए, चुनाव का वक्त जब आता है, अन्य दल का मजबूत लोकप्रिय कोई नेता उधर से टिकट नहीं मिलता, उसी वक्त वो इधर आकर ज्वाइनिंग करता और टिकट ले लेता है, ऐसा भी होगा। जनसुराज ने ये शुरू में तय कर दिया, जो साथी हमारे साथ चल रहे हैं उनकी हकमारी यदि होगी तो जनसुराज को हम लोग बंद कर देंगे। ये अन्याय न सिर्फ अपने समर्पित कार्यकर्ता के विरुद्ध होगा, अपने हमारे चरित्र पर भी प्रश्न आएगा कि जनसुराज के जो लोग हैं, क्योंकि निर्णय तो हमने कहा कि जो आप चुनेंगे, आप यदि उसका नाम दे देंगे तो हमको, जो हमारे चुनाव प्रभारी और वो जो समूह बताया वो निर्णय लेंगे, उसी में से चुनेगा। चुनाव हम जीतें, चुनाव हम हारें या जो हो, लेकिन यदि वो नहीं करेंगे तो हम लोग कभी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। फिर तो हम में और दूसरे में फ़र्क क्या रहेगा। हमने पहले कहा कि पार्टी बनाना हमारा मकसद नहीं था, हम आए थे व्यवहार की व्यवस्था परिवर्तन करने, और हम यदि बाकी पार्टियों के लाइन में खड़े हो जाएंगे तो बेहतर है कि वही पार्टी चलाएगा, हम क्या अलग दे पाएंगे। हम चुनाव हारना पसंद करेंगे, अपने सिद्धांत से समझौता हरगिज नहीं करेंगे। ये बिहार की जनता है, 1500 वर्षों के शासन का जीन इसमें है। ये सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, खोखले वादा कौन करता है, सबको जानता है। जाति में कौन बांटता है, धर्म में कौन बांटता है, अब समझ गया है। लो प्रवर में, हाँ, यदि जनता फिर से उसी भ्रष्टाचार और जंगल राज में रहना चाहती हो, ये जनता का निर्णय है। हम जिसको जंगल राज कह रहे हैं उनको मंगल राज लगेगा तो वही उनके लिए वही माकूल है। यदि हम जिसको भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहता है, उनका ईमानदारी की पराकाष्ठा यहाँ है, तो उसी को चुनेंगे, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन हमें जनता को जंगल राज से भी बचाना है और भ्रष्टाचार के गंगोत्री में जो कीचड़ फैल गया उसको से भी बचाना है। इसलिए हमको अपने आप को एक अनुशासित रूप से भी दिखाना होगा और ईमानदारी से भी दिखाना होगा। हम ईमानदारी की परिभाषा आप शायद नहीं दिया था कि जो आप कहते हैं वो करते, तभी आप ईमानदार हैं। आर्थिक ईमानदारी एक अलग पहलू है। यदि आप हमारे आप नहीं होगा, नहीं होगा तब हम नहीं होगा। ये भाजपा हम देखे नो कमेंट सर बता रहे हैं। अच्छा बीच में इंटरप्ट तो ठीक है। नहीं आपके मन में जो विचार आया अच्छा आया, हम इसको कहते ही पहले कह दिया। ये समाजवादी धरती है। बाहर से नहीं, अपने जनस्वराज के जो कार्यकर्ता है उनके बीच से ही चुनना है कैंडिडेट। तो प्रश्न का बिल्कुल सही है। ये चाबी उम्मीदवार को चयन करने की चाबी चुनाव प्रभारी और वो प्रखंड के जो इकाइयां हैं उनके लोगों के हाथ में देने का उद्देश्य यही है कि आप गलती ना करें, तभी आप 243 जो सभाएं होंगी वो गलती नहीं करेंगे तो उन्हीं के अच्छाई से ना पार्टी की अच्छाई होगी। उनमें से एक भी गलती करा तो पार्टी पे उंगली उठेगी। इसीलिए मैं कॉशन दे दिया कि आपको जो चाबी दी जा रही है, जिम्मेवारी दी जा रही है, उसका निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा और पक्षपात के बिना करना ही उचित होगा। तर्क वितर्क कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी के मोह में, किसी के प्रलोभन में, किसी के दबाव में, किसी जातीय भावना से उम्मीदवारों को चयन नहीं करना है। और अमूमन चयन में पारदर्शिता के लिए 5 समुदाय में लोगों ने बांट रखा है। हमने नहीं बांटा, आपने नहीं बांटा है, राजनीतिक पार्टियां ने
5 समुदाय बना दिया है। संविधान का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संविधान की मूल धारणा क्या है? हर व्यक्ति को आप वो अवसर दीजिए कि वो अपने आप को विकास करके अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारे। लेकिन कालांतर में व्यक्तिगत चीज़ हम लोगों ने सामाजिक रूप में कर दिया है और 5 समुदाय में पूरे समाज को हमने बांट रखा है। एक सामान्य समुदाय या सवर्ण समुदाय हो गया है, एक अति पिछड़ा हो गया है, एक पिछड़ा हो गया है, एक दलित हो गया है, उसमें एक महादलित भी हो गया है, और एक मुस्लिम समुदाय हो गया। उसमें भी मुस्लिम में भी पसमंदा अलग हो गया और शेख पठान अलग हो गया। तो इतना वितरण हो गया है। तो हम ये चाहेंगे जब आप बनाएं सूची तो ये ख्याल रखें कि हर उस सूची में हर समुदाय के दमदार व्यक्ति का रख देना, किसी एक समुदाय का नाम न रखें। इससे क्या होगा कि चुनाव समितियों को चुनाव चयन करने में सुविधा हो, सहूलियत हो। हर समुदाय का यदि 5 समुदाय 6 समुदाय तो हर समुदाय से एक नाम डालेंगे तो सुविधा हो गया। उससे ये भी सुविधा हो कि मान लीजिए दूसरी पार्टियां किसको उम्मीदवार बनाती है, उस समीकरण में चयन करने में सुविधा होगी। ये तो रणनीति का सवाल है। आपको कोशिश करना होगा यथासंभव सभी का समेकित लेके चलिए। ये ना हो कि इस जात की बहुलता तो इसी जात को मिलना है। अभी के उपचुनाव ने साबित कर दिया, जो हमने नारा दिया कि हमारी जात है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी, उस पर काम होना शुरू हो गया। रामगढ़ में हमारा उम्मीदवार कुशवाहा था, कुशवाहा जाति के हमारे उम्मीदवार थे। कुशवाहा जाति के एक भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। मैंने एक भी लोग करना असंभव होगा। कुशवाहा जाति का मैक्सिमम वोट नहीं मिला हमको। जाति ने जाति को वोट नहीं दिया ना, साबित हो गया। हम जो नारा दे रहे थे, क्योंकि हमारा नारा था कि वंशवाद पर चोट करेंगे, जन सुराज को वोट करेंगे। रामगढ़ में 45 साल की विरासत लेके जो व्यक्ति अपने परिवार को लगातार बढ़ा रहा था, उसकी हार हुई। जनता ने हमारे उस नारे को स्वीकार, उसका एक हिस्सा स्वीकार किया कि वंशवाद पर चोट किया, उस उम्मीदवार को वोट किया जो वंशवाद को खत्म कर दिया। तो कुशवाहा जाति के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपने जाति को वोट नहीं देके उस व्यक्ति को वोट दिया जो व्यक्ति वंशवाद को हटाने में सफल रहा। उसी तरह तरारी में हमने किरण सिंह राजपूत जात से रखा। वहाँ लड़ाई माले वर्सेज अदर्स था। तो राजपूत के लोगों ने राजपूत उम्मीदवार को वोट नहीं देके दूसरे जात के जो जीतने वाले उम्मीदवार, जो माले को हराने वाले थे, उसको वोट किया। ये तो फेल कर गया ना, जाति पर वोट होता ख़त्म हो गया ना। ये बात प्रशांत जी कहते हैं कि जाति पर वोट नहीं होता, ये गलतफहमी आपको है। उपचुनाव ने साबित कर दिया। हमारे राजपूत जाति के उम्मीदवार को राजपूत ने वोट नहीं दिया। बेलागंज हमने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में उतारा। 70,000 मुस्लिम की आबादी है, 48,000 मुस्लिम का पोल हुआ। हमारे में 17,000 के आसपास वोट मिला। बाकी 31,000 वोट कहाँ गया? जो हमको भाजपा के बी टीम कहते हैं, मुसलमानों में जो इस बात को फैलाते हैं कि भाजपा की बी टीम है, उसी मुसलमान वोटर ने वहाँ 40 साल की वंशवाद की परंपरा को ख़त्म करने के लिए भाजपा को वोट दिया। जेडीयू को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना। आज के समय में जेडीयू और भाजपा एक ही है। जो मुसलमान भाजपा से परहेज करने की बात करती है, कहते हैं कि जनसुराज बी टीम है भाजपा की, उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को वोट दिया क्योंकि वंशवाद को हटाना उनकी प्राथमिकता थी। तो फिर आप देखिए कि मुसलमानों ने अपने धर्म के व्यक्ति को वोट नहीं देके वंशवाद को ख़त्म करने के लिए उस नारे को स्वीकार किया और जनता दल यूनाइटेड के भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। है ना ये बात? ये ब्यूटी है ना इस बार के चुनाव की? जो नारा प्रशांत जी 2 साल से दे रहे हैं कि जात पर न बात पे, धर्म की बात पर नहीं, मुर्गा भात पर नहीं, सिद्धांत पर वोट कीजिए, अपने भविष्य पर वोट कीजिए, वंशवाद को ख़त्म करने के लिए वोट कीजिए, हुआ। तो यही बात है कि बिहार की राजनीति में
परिवर्तन की हवा बहना शुरू हो गया। उसके दृष्टांत हमारे सामने हैं। अब हमारी आपकी ड्यूटी यही है कि कैसे इसको हम लोग कर पाएँ। चलिए, थोड़ा डाइग्रेशन हो गया था, सवाल आया था, तो इसीलिए हमने कह दिया कि हम सिद्धांत विहीन राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। महात्मा गांधी का कहना है सिद्धांत विहीन राजनीति, उसका उन्होंने बड़ा खराब कहा है कि बहुत ही ये सामाजिक पाप है। सिद्धांत विहीन राजनीति सामाजिक पाप है। सिद्धांत है तो राजनीति कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन राजनीतिक पाप नहीं करना है। गांधी जी के हम लोग भक्त हैं, गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले हैं, इसलिए हम जो कहेंगे वो करेंगे, सिद्धांत पर चलेंगे। चुनाव जीत हार तो ये कोई जीतता है कोई हारता है, जो आज जीता है वो कल हारेगा, कल आज जो हारा है वो कल जीतेगा, लेकिन सिद्धांत छोड़िएगा तो मर जाए, जीत के भी हार जाइएगा। अब तो ये 4 कार्य के विषय में उम्मीदवारों का चयन, बूथ कमेटी का निर्माण, चुनाव वाहिनी का निर्माण, समन्वय, तालमेल, 4 जो काम है ये अभी तय कर दिए गए हैं। अब जो दूसरा हिस्सा मेरे कहने का होगा कि किसी भी नौकरी में आप जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, चपरासी की नौकरी में जाइए या IAS बनने जाइए या इंजीनियर बनने जाइए, तो उसकी एक योग्यता निहित की जाती है। हर कार्य के लिए जिसका इंटरव्यू होता है एक योग्यता बनती है कि भाई क्या है, मैट्रिक पास होना चाहिए, IA होना चाहिए, BA होना चाहिए, क्या होना तय रहता है। इसीलिए जब चुनाव प्रभारी की नियुक्ति करने हम जा रहे हैं, चयन करने जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में भी कुछ योग्यता तो करना होगा ना। सबको तो नहीं बना सकते हैं, सबको बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो 8 शर्तें हैं, जो व्यक्ति चुनाव प्रभारी बनेंगे उनकी योग्यता के लिए 8 शर्तों का निर्धारण किया गया है। इसमें 4 शर्त अनिवार्य है। 8 शर्तों में 4 शर्त अनिवार्य है। 3 शर्त में आइदर और है। परीक्षा में सवाल आता है कि इस 4 प्रश्नों को अनिवार्यता बनाना है और इसमें से किसी एक को कीजिए। इस तो वो 3 ABC, तो 3 में कोई एक आप पूरा करना चाहिए। और 8वीं शर्त सत्यापन का है। तो मैं 8 शर्त को धीरे बारी बारी से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 4 अनिवार्य शर्त, चुनाव प्रभारी बनने के योग्यता में जो 4 अनिवार्य शर्त है, पहली शर्त है कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनेंगे वह व्यक्ति को उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। जाके पाँव न फाटे बेमाई, सूखा जाने पीर पर आई। यदि आप किसी विधानसभा के वोटर नहीं हैं, पटना में रहते हैं और उसका के वोटर बन गए और वहाँ के चुनाव प्रभारी बन जाइएगा, तो आप कैसे जानिएगा उस वोटर पे कौन दबंग है, कौन गुंडाई करता है, कौन वोटर को रोकता है? जब आप वोटर रहेंगे तभी नहीं जानेंगे। इसीलिए ये नियम है कि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए और आपको उस जगह का वोटर होना अनिवार्य है। शर्त नंबर 2, बहुत सारे लोग आए होंगे कि अब हम चुनाव प्रभारी बन जाते हैं, बाद में उम्मीदवार बन जाएंगे। हमारी दोनों प्रक्रिया साथ चल रही है। उम्मीदवार बनने के लिए ऑनलाइन खुल गया है और चुनाव प्रभारी की तैयारी के लिए हम जगह जगह घूम के बना रहे हैं। तो दूसरी शर्त यह है कि जो व्यक्ति चुनाव प्रभारी बनेंगे उनको चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रभारी बनने के लिए आप इच्छुक हैं, तो आपको ये लिख के देना होगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी शर्त है कि चुनाव प्रभारी को 2025 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। यदि लड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए, यहाँ आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक लिखित फॉर्मेट है, उसमें आपको दस्तखत करना पड़ेगा। सेल्फ या सब फैमिली में भी हमारी पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक पद। पत्नी यदि लड़ना चाहती है तो भाई
प्रशांत किशोर या जनसुराज या हम सब जनसुराज जी, आप पति को अपने पत्नी का इलेक्शन एजेंट बनने से रोक पाएंगे क्या? वही पति इलेक्शन एजेंट नहीं बनेगा जिस पति के मन में होगा कि मेरी पत्नी चुनाव हार जाए, घर में ही बर्तन धोते रहे। लेकिन यहाँ का एक आदमी 4-4 पोस्ट मिला हुआ है उसको, यहाँ से लेकर राजस्थान। नहीं, अभी यदि हम लोग उसको सुधार रहे हैं, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पे, ये चूंकि अभी आप बोल रहे हैं इसीलिए हम नहीं एकदम तय मानिए, एक व्यक्ति एक ही पद पे रहेंगे। यदि 4 पद पे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं तो 3 पद से उनको इस्तीफा स्वतः देना चाहिए, या नहीं तो फिर उनको वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा। क्योंकि हुआ ये है, आपका सवाल इसीलिए मैं इनका सवाल ले लेता हूँ। एक सब हाँ, एक सवाल इनका आ गया तो जरूरी है। अभी हुआ क्या है कि गठन जो हुआ है ये किस्तों में गठन हुआ है, पहले ये बना फिर ये बना फिर ये बना। जो व्यक्ति यहाँ थे उन्हीं को उसमें रख दिया, तो यहाँ से उनको हटना होगा। कोर में चले गए तो राज परिषद से हटना होगा, राज परिषद में चले गए तो जिला से हटना होगा। जिला इसमें है तो ये होगा। यदि आपको 2 पद, किसी एक व्यक्ति को 2 पद लेने का अधिकार नहीं है, तब हमारे में दूसरी पार्टियों में फर्क नहीं रहेगा, ये होगा। कहीं से सब लोग दुरुस्त करेंगे। आप वो वादा तो कर ही सकते हैं, और वादा क्या सच से ईमानदारी से कह सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिनों में ये कमियां हम लोग दूर करेंगे, और ये अधिकार कमियां हम जिला को ही दे रखा है, दे दिया जाएगा। अभी जो काम जोड़ने घटाने का काम राज्य से होता है, ये काम 16 जनवरी के बाद आदेश के तहत जिला में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने चेंज किया है, अनुमंडल वो काम करेगा जो आज तक जिला करता रहा है, और जिला वो काम करेगा जो राज्य करता रहा है। जिला के अंदर जो भी काम होना है, किसी को जोड़ना, किसी को हटाना, किसी को निष्क्रिय हो गए निकाल देना, ये सारा काम जिला की समिति करेगी। और चूँकि ये अब अपने सवाल छेड़ दिया तो थोड़ा डाइग्रेशन कर लें, अनुमति है? हाँ, नहीं, आप लोग को भी समझना जरूरी है। ये 30 तारीख को, आज 28 है, 29-30 तारीख को हम लोगों ने 32 लोगों को 38 जिले के प्रभारी नियुक्त किए हैं। 32 लोग, किसी को 2 जिला है, किसी को 1 जिला है। 38 जिले हैं, हमने 32 लोगों को हर जिले का प्रभारी बनाया है। 32 लोगों को 38 जिले में प्रभारी बना के कर दिया है। उनकी मीटिंग 30 तारीख को होने वाली है, 3 बजे से 4 बजे के बीच प्रशांत जी के साथ, परसों होने वाली है। उसमें जो चीज़ होगा, यही काम होगा कि जैसे मैं आपके साथ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, प्रभारी जो बनेंगे जिला के, वो आएंगे जिला में, सप्ताह भर बैठेंगे, समिति के साथ बैठ के, जो समिति में इतने बड़े बड़े लोग 500-500 लोगों का है और 200 लोग बिल्कुल निष्क्रिय है, उनकी छटाई करेंगे, ताकि हमारी संगठन में चुस्ती दुरुस्ती आ जाए। थोड़ा मोटा हो गया, पेट बढ़ गया है सब, थोड़ी उसकी ट्रिमिंग जरूरी है। 500-600 लोग हैं और मीटिंग में 100 लोग भी नहीं आ पाते हैं, तो ये प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। और ऑब्जर्वर को ये दायित्व दिया जाएगा कि जिला समिति के साथ बैठ के कटाई छटाई करके आप लोग लिस्ट फाइनल कीजिए। पटना आने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत जी को फिर उसमें कोई, उनको दूसरी भूमिका है, संगठन की भूमिका अध्यक्ष जी करेंगे। अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ऑब्जर्वर लोग इस काम को जिला के सहयोग से करेंगे, और अनुमंडल को जिला का काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, उसी में दुरुस्त हो जाएगा, उसी में ट्रिमिंग हो जाएगी। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं काट दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है? तो एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार एक पद। इसलिए पत्नी उम्मीदवार होनी है, तो पति यदि आप चाहेंगे कि आज बन जाए, तो आपके बनते ही आपके पत्नी की उम्मीदवारी पर यदि ऑफिशियली आप हमारे बन गए, तो उसमें चूंकि आप उस समिति के सदस्य होंगे, आपकी भूमिका होगी। आप अपनी पत्नी का नाम यदि प्रपोज करेंगे, ये बेईमानी होगी, ये भाई भतीजावाद होगा, ये परिवारवाद का नमूना होगा। इसीलिए जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना है, वो चुनाव प्रभारी के रेस से बाहर रहें तो बेहतर होगा। बाद में अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, आप लिख के देंगे, पत्नी को बनाएंगे, आप बेआबरू होके, बड़े बेआबरू होके इस गली से आप निकलें। वो नहीं होना चाहिए। वो होगा तो फिर
काम ठीक नहीं होगा। माने हमें अपने आचरण में ईमानदारी, निष्ठा और सिद्धांत को लाना है। क्या हो गया? बहुत कुछ ऐसी बात हो बताइए, ठीक ना? सही कह रहे हैं ना? हो सकता है कोई बिना पत्नी के होंगे तो हंस रहे हैं। तो ये तो दो शर्त हो गया, दो शर्त हो गया कि आपको उस विधानसभा का मतदाता होना अनिवार्य है। आपको लिख के देना होगा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप चुनाव प्रभारी बनने के इच्छुक हैं। और यदि अब आगे तो हम ये भी लिखवा देंगे कि मेरे परिवार का कोई सदस्य इसमें चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं तो नहीं ही लड़ूंगा, मेरे सदस्य भी नहीं लड़ेगा। ये अब सुधार कर सकते हैं, यदि आगे हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी अभिषेक फॉर्म में सुधार कर दीजिए कि मैं न तो मैं लड़ूंगा न मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ये जरूर उसमें एक लाइन करना जरूरी है आगे से। आज वाला कर लीजिए, कल वाले से अब अगला जो होगा, अब तो आज का बंद है, 2-3 दिन बंद है। हाँ, वो कर लीजिएगा, ओंकार से बात कर लीजिएगा, चर्चा कर लें। ये हम डाल देते हैं कि एक ये शंका का समाधान हो जाए। ये मुझे पता नहीं था, हालांकि हर मीटिंग में ये बात उठी है। यहाँ मैंने अब सोचा कि अब इतनी बार उठ रही है, इसको हम लोग इसमें ले ही आते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें राइटिंग में आ जाएगा ताकि कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए, संशय ना रहे। अब बात कोई नहीं होगा इसमें कोई अब बात नहीं होने वाला है। सिद्धांत में हम अब बात नहीं करेंगे। अब बात होगा संविधान के में कोई अब बात हो, उससे हम पालन करेंगे, लेकिन सिद्धांत में कोई अब बात नहीं होगा। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि जो व्यक्ति चुनाव प्रभारी बनेंगे उनको घोर जनसुराजी होना चाहिए, जनसुराज का समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए। अब ये तो बड़ा एक शब्द मैंने कह दिया, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? हम जब विचारधारा में थे तो कई लोग दूसरे पार्टियों के हमसे जुड़े थे। उस समय पार्टी नहीं थी कि हाँ आपके साथ आपको देखते हैं। अब पार्टी बन गई तो मुझे सूचना मिल रही है कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ भी है और दूसरी पार्टी के बड़े नेता के मंच पे भी जा रहे हैं। हर्ज नहीं है, जाना चाहिए, सामाजिकता निर्वहन होना चाहिए, लेकिन आपको घोर जनसुराजी होने के लिए साबित करना होगा, पब्लिकली डिक्लेयर करना होगा, ये घोषणा करना होगा कि मैं जनसुराजी हूँ। आपके चरित्र में, आपके आचरण में कहीं से भी कार्यकर्ता को संदेह नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ है कि उस पार्टी के साथ है। तो घोर जनसुराजी और समर्पित जनसुराजी होना आवश्यक है। इसके लिए 2 चीज़ें जांचने के लिए, टेस्ट के लिए हम लोग रखे हैं। तीसरी शर्त ये है कि घोर जनसुराजी डिक्लेयर होने का मतलब है कि आप कम से कम हमारे संस्थापक सदस्य के रूप में घोषित हों। आप संस्थापक सदस्य रह रहे हों, पार्टी का जितना फोरम पद है उसमें रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप घोषित हो गए हैं। दूसरा चौथी शर्त जो अनिवार्य है कि जितने कार्यक्रम हो रहे हैं पार्टी के, जितने घोषित कार्यक्रम पार्टी के हुए हैं, करीब 50 हुए होंगे, सैकड़ों तो कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 50 कम से कम पिछले 2.5 वर्षों में पदयात्रा कोई भी एक माने तो उसको लेके 50 के करीब हम लोगों ने किया, तो 10%। तो कम से कम आप जब से पार्टी ज्वाइन किए तब से 5, या जब से विचारधारा में रहे, 5 कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यदि भागीदारी होगी तब आप जनसुराज के उद्देश्य को, उसके विचारधारा को, उसके सोच को समझेंगे। इसीलिए आवश्यक है। यदि आप कभी गए ही नहीं तो क्या समझेंगे? तो ये चौथी शर्त है। तो शर्त नंबर 1, अनिवार्य शर्त नंबर 1 कि मतदाता होना अनिवार्य है। डिक्लेरेशन देना, घोषणा पत्र देना कि मैं या मेरा परिवार को कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं वो देना अनिवार्य है। आपको संस्थापक सदस्य के रूप में या पदधारक के लिए आप रहें, आवश्यक है। और कम से कम पार्टी के घोषित 5 कार्यक्रमों में आपने सक्रिय भागीदारी निभाई हो। ये 4 अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त जो मैंने आइदर और कहा ना, या ये
ये 3, 5वां, 6ठा, 7वां में कोई भी एक। 5वीं शर्त है, जो व्यक्ति चुनाव प्रभारी बनना चाहते हैं वो कभी स्वयं किसी तरह का चुनाव लड़े हों, चाहे पैक्स का हो, मुखिया का हो, वार्ड का हो, सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, नगर परिषद का हो, पार्षद का हो, कोई भी चुनाव आपने लड़ा हो तभी आप जानेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो 5वीं शर्त है कि आपने कोई चुनाव अपने जीवन में लड़ा हो। दूसरा, 6ठा है, या आप किसी को चुनाव लड़ाए हों, माँ लड़ी है, पत्नी लड़ी है, भाई लड़ा है, चाचा लड़ा है, निकट रिश्तेदार लड़ा है, कोई दोस्त लड़ा है, आपने उसके चुनाव में इलेक्शन एजेंट की भूमिका निभाई हो या चुनाव लड़ा हो। और तीसरी चीज़ है कि हमारी पार्टी तो 3 महीने की पार्टी है, 3 साढ़े 3 महीने की, 2.5 महीने की पार्टी है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे पार्टी के लोग हमारे पास आ भी रहे हैं, उन पार्टियों से उपेक्षित रहे हैं। जहां पार्टियों में माल पत्तर पे टिकट मिल रहा हो, गरीब आदमी कहाँ रहेगा? जब कोई पार्टी नहीं तो कहीं तो रहते, तो लोग थे दूसरी पार्टियों में। अब वहाँ पर माल से मिलता है, पैसा से मिलता है टिकट, तो काहे के वहाँ रहेंगे? देखा कि ये पार्टी है जहाँ बिना पैसे का टिकट मिल जाएगा, लोग आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करना, मतलब इस पर चर्चा हुई थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई उस व्यक्ति का जो ईमानदार है, सही सोच वाला है, उसको सिर्फ इसलिए आप फेंक देंगे, आप किसी पार्टी में थे, वो तो जानते नहीं थे कि 2022 में या 2024 में जनसुराज आएगा। अब आ गया तो मेरे साथ आ गए हैं और समर्पित कार्यकर्ता हो गए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और साथ चल रहे हैं। तो उनके लिए है, यदि आप चुनाव लड़े ना हो, लड़ाए ना हो, तो 7वीं शर्त है कि तब आप किसी पार्टी में राजनीतिक रूप से 10 वर्षों से जुड़ के संगठन का काम किया हो। 10 वर्ष का मतलब है कि कम से कम 10 वर्षों में आप 2 चुनाव तो, कोई ना कोई 2 चुनाव तो आपने किया होगा, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 4 तो देखा ही होगा। तो जब आप पार्टी में 10 साल से संगठन में रहेंगे तो आपको चुनाव लड़ने लड़ाने का अनुभव तो हो ही गया होगा। इसलिए 5वीं शर्त चुनाव लड़ा हो, 6ठी शर्त चुनाव लड़ाया हो, 7वीं की 10 वर्षों तक सांगठनिक अनुभव हो। इस तीनों में कोई भी एक आपके पास हो, आप योग्य हैं। हो गया 4, 3, 7 हो गया। 8वीं शर्त है, जिस किसी व्यक्ति को हम चुनाव प्रभारी, हम ये चयन समिति बनाएगी, उसका नाम हम लोग घोषित करेंगे, सोशल मीडिया पे हर ग्रुप में जाएगा, वायरल हो जाएगा कि अमुक विधानसभा से अमुक हुए, अमुक विधानसभा अमुक हुए। तो जिस व्यक्ति को चुनाव प्रभारी या सह चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र या जिला क्षेत्र के जो भी हमारे सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी आस्था, उनका भरोसा, उनका विश्वास आप में होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आप में भरोसा होना चाहिए कि इनको ड्राइविंग सीट पे बैठाया गया है पार्टी द्वारा, ये व्यक्ति कुशल ड्राइवर है, गाड़ी को गड्ढे में लेकर नहीं जाएगा। ये नहीं कहेगा सर आप इसको बना दिए, अरे ये तो मुखिया थे तो पूरा खा गया, पूरा का पूरा गबन कर गए, सर इनको बना दिए तो व्याभिचारी, इनके तो वीडियो वायरल हुए हैं, अरे सर इनको बना दिए ये तो घोर अपराधी है, 5 केस इन पर है। तो ये 8वीं शर्त जो है वो अभी हम नहीं देखेंगे। हम जब आपका नाम घोषित कर देंगे, यदि आपको इसमें से कोई दुर्गुण है आप पे, तो आप अपने को बेइज्जत होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि आप इस प्रक्रिया से दूर रहें। नहीं, 8वीं शर्त में तो कोई नहीं बचा होगा, ऐसा 8वीं शर्त में कोई ऐसा नहीं बचा होगा जो बिना मतलब का, जो भगवान है वही शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन इंसान कोई नहीं शुद्ध हो सकता है। हम खुद बनते हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। 13 करोड़ की आबादी, 14 करोड़ की आबादी में यदि 1% क्या लगता है 1% लोग भी ईमानदार नहीं होगा? ईमानदार और रिहाई तभी ना दुनिया चल रहा है। तो इसीलिए हमको ये मानना है। तो 8वीं शर्त है, आपका नाम बताइए, आपका नाम? मैं मोहम्मद वसीम रजा हूँ, विधानसभा से।
मैं आपकी बात मैं आपसे 2 बार पटना में मिला हूँ, मैं आपको प्रणाम भी किया, लेकिन आप मुखातिब नहीं हुए मेरी तरफ। मैंने बहुत क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। दूसरी बात ये कि हम लोग जन स्वराज है, ये दल अभी चला है, हम पर तरह तरह की समस्या आ रही है, कहीं कुछ में फंसा रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कभी बोल रहा है, उसको संभालने के लिए क्या होना चाहिए? ये तो चलता ही रहेगा और है, लेकिन हम लोग को बचाव के लिए भी कुछ है ना नियम कानून या उस तरह का व्यक्ति हम लोग के पीछे होना चाहिए जो हमारा देख रेख करे, हमारे यह ना कार्यकर्ता का देख रेख करे, ना तो कि हम लाठी खाते रहे और कोई मुझे देखने वाला नहीं। चलिए वसीम जी, नहीं मैं आग्रह कर सकता हूँ ना, अपील कर सकता हूँ। वसीम जी ने जो बिंदु उठाया है, ये पहली बार ये बिंदु नहीं उठा है। वसीम जी के इस बिंदु में तर्क में दम है, क्योंकि ये पहली बार, हमको फ़ोन से कई बार लोगों ने कहा कि सर हम जन स्वराज में आ गए हैं तो हमको दूसरी पार्टी वाले तरह तरह के केस में फंसा रहे हैं। व्यवस्था, वसीम जी सुना जाए, व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था को लोगों ने इतने सालों में इतना सड़ा गला बना दिया है कि आज हमें इसको बदलने की नौबत इसे आई है। तो ये मैं आपको इस मंच में आश्वस्त करता हूँ कि आज भी आर.के. मिश्रा सेवानिवृत्त हो गया हो, लेकिन यदि कहीं अन्याय करेगी पुलिस भी, तो मैं उस दरोगा को प्यार से समझा के बता दूंगा कि आपका काम क्या है। यदि आप हमारे कार्यकर्ता को फंसाएंगे तो आप तैयार रहिए इससे बड़े फांस में फंसने के लिए। तो ये तय मानिए कि हमारे कार्यकर्ता की तरफ रामगढ़ के चुनाव में लोगों ने कहा कि सर हम आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन हमको ये रामगढ़ का परिवार जाने का वोट दिए तो हमको बर्बाद कर देंगे। तो खुले मन से घोषणा किया, उनके गांव में जाकर घोषणा किया, यदि जो आंख देखे आएगा उसका आंख हम निकाल लेंगे, जो हाथ उठाएगा हाथ काट लेंगे। देखिए ये हम गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत को जरूर मानते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गांधी की विचारधारा में परिवर्तन भी आवश्यक है कि आप इतने कमज़ोर नहीं होंगे राजनीतिक रूप से कि हमको धकिया ले, जात के नाम पर धकिया ले, कि धर्म के नाम पे धकिया ले, कि बल के नाम पर धकिया ले, कि पैसा के नाम पर धकिया ले। हम सबसे उस मामले में लड़ सकते हैं। न जात पे धकिया पाओगे, न धर्म पे धकिया पाओगे, न पैसा से धकिया पाओगे, न लाठी से धकिया पाओगे। सारे में हम सारे गुण से हम संपन्न हम लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता उतने सबल हैं कि वो कर सकते हैं, और कोई नाजायज़ फंसाएगा उसको भी फंसाने हमको आता है। अभी हमारे जो डीजी बने हैं, बड़े आईजी रह चुके हैं आपके, बड़े कम से इनके टाइम में तो कोई पुलिस वाला किसी को फंसाएगा तो टंग जाएगा, रातों रात टंग जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, व्यवस्था जैसी भी सरी गली है, कहीं न कहीं एक आध भगवान आ ही जाते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। इसलिए पुलिस व्यवस्था से निश्चिंत रहिए, कोई नहीं फंसा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस से ही डर है ना, बाकी लड़ाई तो लड़ लीजिएगा। हाँ ठीक है वसीम जी, वो तरीका है हमारे पास। तो ये 8 शर्त हो गया। तो अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा विश्वास कायम रखिएगा, तभी आपका नाम आएगा। यदि कोई कमी पाएंगे तो चुने हुए लोग को भी हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे भूल हो गई कि आपको नाम दे दिया, ये आरोप था, हमको पता नहीं था, इस आरोप के साथ हम चुनाव में आपके साथ जा नहीं सकते हैं। आप बेहतर है कि बाहर रह के जिस तरह का मदद करना कीजिए। इसलिए किसी को ऐसा हो तो पहले बता दीजिएगा, ताकि हम इस चीज़ को, जनसुराज ये मान के चलती है कि हमारे सही लोग, सही सोच के लोग, सामूहिक निर्णय का पालन करने वाले आप लोग हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। इसलिए जो सही होगा, सच्चा होगा, उसको जनसुराज में तरक्की जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस 2 चीज़ को बताने के बाद चुनाव प्रभारी का कर्तव्य क्या है और चुनाव प्रभारी के योग्यता क्या है, अब कोई सवाल आपको इससे जुड़ा हो, कहीं शंका हो, तो 2-3 सवाल हम ले सकते हैं, ताकि इसका जवाब दे दें। दूसरे का भी मन में सवाल होगा, ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सम्मुख है। वैसे ये जरूरी है कि ऐसा हो ही, लेकिन अगर पत्नी
अपना पति का ही उम्मीदवारी दे देती है प्रभारी बनने के पश्चात, या पति ही अपनी पत्नी को दे देती है। ये सवाल हो सकता है कि हमारे विरुद्ध चली गई है या चले गए, या हो सकता है दोनों के बीच में ऐसा मनमुटाव हो। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? पति पत्नी हैं और आपका विच्छेद नहीं हुआ है, आपका तलाक नहीं हुआ है, आप साथ रह रहे हैं, कि राजनीतिक रूप से ईमानदारी न दर्शाते हुए यदि कहेंगे हम दोनों अलग अलग रहते हैं तो उसकी मान्यता तो नहीं होनी चाहिए। क्या जब तक कानूनी विच्छेद हो गया तो दो आदमी व्यक्ति अलग अलग हो गए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका कानूनी विच्छेद नहीं है तो सामाजिक विच्छेद कि हम तो दोनों अलग अलग रहते हैं उसकी मान्यता न देना उचित होगा। नहीं तो ये जटिलता को जन्म देगा, सिद्धांत के जो सिद्धांत बनाए गए उस पर हाँ उसके आघात होगा। हमें सिद्धांत कहते हैं कि आपको न्याय करना चाहिए, लेकिन न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय का तकाजा है कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति न्याय करे और न्याय करता हुआ दिखे भी। यदि आप न्याय करते हुए दिखेंगे तो न्याय का मतलब नहीं है। हाँ मेरा नाम विजय कुमार है, मैं इसमें थोड़ा कुछ शैक्षणिक योग्यता का भी अगर कुछ रखा जाता, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो अच्छा रहता। नहीं तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है। इनका सवाल है कि इस चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी यदि बनाना हो उसके लिए एक शैक्षणिक योग्यता को नियत किया जाए। आप लोग की सूचना के लिए, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा और मंथन हुआ, 365 बैठकें हम लोगों ने संविधान सभा की और एक समेकित बैठक भी किया। उसमें ये निर्णय हुआ कि चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता का पैमाना नहीं रखा जाएगा। संविधान में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शिक्षा का पैमाना नहीं नियत है। खास करके बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ 25 वर्षों में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि खाली डिग्री से नहीं होगा, दिमाग में भी कुछ होना चाहिए। और ख़ास करके जो कमज़ोर तबके की महिलाएं हैं उनको तो अभी भी शिक्षा से वंचित रखा गया है, वंचित ही हैं। दलित महादलित के बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट आज भी सबसे ज़्यादा है, जो 7वां के आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो कोई भी शैक्षणिक योग्यता रखने से उन समाज को हम इस नियम से अलग कर देंगे। इसलिए प्रत्याशी के लिए, चुनाव प्रत्याशी के लिए संविधान में यह निर्णय लिया गया है, पार्टी के संविधान में, कि उस पर आते हैं, देश के संविधान में जो नियम है उसके साथ हमको चलना है। इसीलिए प्रत्याशी के चयन में शैक्षणिक योग्यता का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये आप लोग को जानना इसलिए ज़रूरी है, प्रभारियों को। जब आप चुनाव करेंगे तो कहीं ना कहीं अफवाह है कि 10वीं या 12वीं नियत किया गया है, लेकिन उसी संविधान में ये भी प्रावधान है कि यदि आपको पार्टी में कोई पदधारक बनना हो, कोई पद लेना है, तो कम से कम आपकी 10th पास होना आवश्यक है, 10वीं पास आवश्यक है। चुनाव प्रभारी एक पार्टी का पद है, इसीलिए चुनाव प्रभारियों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य माना जाएगा। ये अनिवार्य योग्यता होगी। कोई व्यक्ति यदि 10वीं पास नहीं है तो कैसे लिखेगा, कैसे जानेगा? कम से कम ये होना है, और इसको हम लोगों ने रखा है और इस पैमाने को कसेंगे। और कोई सवाल? एक सवाल और ले सकते हैं। हाँ, मेरा नाम महेश कुमार कापर, किसान अध्यक्ष मोड़वा। मेरा सवाल है, वो डबल इंजन की सरकार जदयू और बीजेपी और परिवारवाद लालू प्रसाद यादव, इन लोगों का जो पार्टी है, वो पार्टी हमें जन स्वराज पार्टी को वो कहते हैं जो बीजेपी का बी टीम है, वो कहते हैं जो वो उसके लिए काम करता है, वो इसके लिए काम करता है।
हमारा कहना है व्यक्तिगत रूप से कि हमारी पार्टी जो भी काम करती है गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के लिए ये लड़ाई है और संगठन को मजबूत करके आज पार्टी का निर्णय बनाया गया पार्टी। तो हमारा मानना है कि जब तक के वो डबल इंजन की सरकार का विरोध में या लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के विरोध में हम लोगों को भी तो मुद्दा उठाना होगा। 5 किलो अनाज देकर के केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार हम लोगों को ठगने का काम करता है और जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके लोगों को, माने राष्ट्रीय जनता दल हो या ये इंडिया गठबंधन हो, ये लोग सारा चीज करते हैं। तो हम लोगों को भी तो काट में, उनको काट में हम लोगों को भी सही बात को रखना होगा। यही मेरा सवाल है। नहीं, आप चूँकि ये थोड़ा सवाल अलग है, आज की व्यवस्था से नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है तो इतने लोग हैं, ये सवाल आप लोग को भी कहीं कहीं पूछा जाएगा। इनका जवाब उचित दे देने से क्या होगा कि यही जवाब हमारा स्टैंडर्ड जवाब होगा। सबसे पहले हम उन पार्टियों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। भले हम पार्टी बन गए हैं, हम उनकी शिकायत करके, उनकी चर्चा करके अपनी पार्टी फोरम में अपने को उनके समकक्ष खड़ा होकर उनसे, वो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, बहुत दिनों की पार्टियां, उनसे तुलना नहीं कर सकते। उनकी जो गति है, जो दुर्गति है, वो आपको दिखेगा। वो उनके भाग्य पे छोड़िए, वो दिख भी रहा है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, तीसरे चौथे नंबर पर चले गए। जहाँ तक सवाल है कि हमको किसी का पिछलग्गू कहती है, उसका जवाब यही दीजिएगा कि जब राज्य में सरकार का सत्ता परिवर्तन होता है तो भाजपा भी जेडीयू की पिछलग्गू है और आरजेडी भी जेडीयू की पिछलग्गू है। जो खुद पिछलग्गू किसी का है वो हमको क्यों पिछलग्गू कहेगा? कांग्रेस भी आरजेडी का पिछलग्गू है। तो इन सारी पार्टियां जो पिछलग्गू रही हैं वो अगवा हुई कब है? पिछले 35 वर्षों में कौन सी पार्टी है जो 243 सीट पर लड़ने का दम भर सकती है? किसको हिम्मत है कि 243 पे लड़ेगी? जनसुराज 243 सीट पे लड़ रही है तो पिछलग्गू बनने के लिए लड़ रही है, अगवा बनने के लिए लड़ रहे हैं ना जी। इसीलिए निश्चिंत रहिए, हमारी विचारधारा, हमारे विकास की सोच, हमारे लोगों का संबल 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। जनता मालिक है, जनता को जंगल राज पसंद है, उनका जंगल राज मंगल राज के रूप में पसंद है, हम रोक नहीं पाएंगे। जनता को भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगाना पसंद है तो उसको पसंद करेगी। ये दोनों से नहीं, दोनों पसंद नहीं है तो तीसरा विकल्प कौन है? आप ही ना हो। ये सोचिए। इसीलिए हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो आप अपने काम में, अब उसका मतलब कोई जातिवाद, कोई जानवर के साथ नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि हमें अपना काम सने सने धीरे धीरे करते रहना होगा, अपने उद्देश्य से भटकना होगा। लक्ष्य मालूम है, खरहा और कछुआ की कहानी को समझिए। हमको कछुआ की तरह स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे लगनशील आदमी ही अंत में जीतता है। छोड़ दीजिए, आवाज़ सुनना बंद कर दीजिए, अपना काम करते रहिए, मगन होकर काम कीजिए। कान में बंद लगाइए अपना, देखते हैं ना लोहार लोग जब लगाता है कान बंद करके अपना वो वेल्डिंग करते रहता है ताकि उसका ध्यान कान में कोई कहे ना, अपना काम में लगा रहे। तो मशगूल होकर अपना काम करना है। कापरी साहब छोड़ दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए। बोलने वाला का मुंह बंद चुनाव का परिणाम करेगा, अभी बोलने दीजिए। तो मेरा परिचय हो गया सर, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। मेरा नाम अजीत कुमार पासवान, ग्राम पंचायत सिमरिया सिंधी, 15 साल से मुखिया रहे हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, लगभग 83 में हम एंट्री किए पॉलिटिक्स में। आप कहे या बहुत सारे कार्यकर्ता कहे हैं पैसा लेन देन के चलते तो टिकट नहीं देते हैं, वही का मॉडल। ये सही बात है। अच्छा, आपका सवाल था कुछ? मेरा सवाल था सर कि जो जनसुराजी है, जनसुराज में
अच्छा लगेगा। उनके परिवार से कोई दूसरे विधानसभा से कोई चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये नहीं, आप यदि आप पद पे हैं, जन स्वराज के पद पे, आप चुनाव प्रभारी नहीं हैं, पद पे हैं, आपके परिवार से कोई लड़ रहा है, तो देखिए नज़दीकी परिवार में पिता, माता, भाई, पत्नी आता है। अब आपका साला लड़ रहा हो, दूसरे परिवार का है, उसको हम लोग उतनी अहमियत नहीं देंगे। अगर पत्नी ही लड़ती है भाई, नहीं तो वो थोड़ा सिद्धांत विहीन हो जाएगा। यदि आप पद पे हैं तो पद त्याग करके आप लड़िए जाके। ये आपका अपना आत्मसम्मान होना चाहिए कि भाई आपकी पत्नी लड़ रही, हमारी पत्नी लड़ रही, तो हम पद से त्याग देते हैं, हम पत्नी का साथ चुनाव में प्रचार करेंगे। ये उचित होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो राज्य कमेटी में हम एक मेंबर हैं, तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? राज्य कमेटी दो तरह, एक तो कोर कमेटी है, एक राज्य की कमेटी है। यदि आप आवेदन करेंगे, यदि आप अभी तो आवेदन करने के लिए सभी स्वच्छंद हैं, लेकिन यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, आप चुनाव के लिए नामित होंगे, तो आपको राज्य कमेटी से इस्तीफा देना होगा। उम्मीदवार बनेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे शैक्षणिक पर आप बोले, अगर मान लीजिए जो नॉन मैट्रिक उनको इंग्लिश भी आता हो, बांग्ला, उर्दू, हिंदी आता हो, तो उनको इस प्रभारी पर बताएं, तो उसमें सर क्या, अगर आप उनका इंग्लिश, हिंदी सभी पढ़ाई करा लीजिए, जांच कर लीजिए, तो उनको अपनाया जाए, तो उसमें क्या? अब देखिए, अपवाद और इस तरह के तो दृष्टांत आएंगे। एक नियम बनेगा, लेकिन ये जैसे हम लोगों ने इसी चीज़ को कहा, उम्मीदवार बनने में बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन मैट्रिक पास नहीं है, उसको उम्मीदवार बनना चाहिए। लेकिन आप यदि चुनाव प्रभारी का पद कहेंगे तो यहाँ पर पढ़ा लिखा होना जो है कम से कम। अगर मैं इंग्लिश, हिंदी सारा जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, बांग्ला भी जानता हूँ, अगर सब भाषा में जानता हूँ, लिखना पढ़ना, तो इसमें सर ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्यालय नहीं गया, मैट्रिक नहीं किया हो, इतना जानता है, थोड़ा खोजना असंभव है। मतलब जो आप कह रहे हैं ये असंभव है, ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। जो बिना मैट्रिक के अंग्रेजी, हिंदी में अच्छा नहीं, ये तो मैट्रिक पास होंगे ही। ये एक उदाहरण दे रहे हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हम 4-5 भाषा भी देश का जानता हूँ। अच्छा, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला भी जानता हूँ। आप पढ़ा लीजिए, पढ़ा लीजिए। ठीक है, अभी ठीक है। अब हम अध्यक्ष की अनुमति से प्रक्रिया शुरू कराइए आप। आज की बैठक में उपस्थित हमारे आदरणीय आज की बैठक में उपस्थित हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रदेश से आए आर.के. मिश्रा जी एवं उपस्थित हमारे प्रदेश कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं उपस्थित जनस्वराज भाइयों, आज की मुख्य बिंदु है, समस्तीपुर ज़िले में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में प्रभारी की प्रक्रिया के तहत चुनाव किया जाएगा। इसमें हमारे सारे एप्लीकेंट पहले से एप्लीकेशन दे चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। यही मुख्य बिंदु है। इसी के लिए हमारे प्रदेश से हमारे आदरणीय आर.के. मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। एक बात हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे आदरणीय मिश्रा जी अपनी बात रख रहे थे, हम लोग इतना भी शिष्टाचार नहीं निभा पाए कि आपस में बात करने लगे। उनकी बातों को सुनना चाहिए। जब तक हम किन्हीं की बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक उनका सही जवाब हम नहीं दे पाएंगे।
तो मैं पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अनुनय विनय करूंगा कि मीटिंग के क्रम में दूसरी बातों पर कोई टेबल टॉक न करें, बेहतर होगा। इससे हमारे जिला का नाम होगा। हम गर्व से कहते हैं हम कर्पूरी जी की धरती पर हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं जान पड़ता। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा आप सब लोग इस बात का निर्वहन करें। दूसरी बात, आए हैं सभी लोग सम्माननीय है, सभी लोगों का मैं अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करता हूं। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कमेटी में 8 सदस्यीय कमेटी है जो कि 10 विधानसभा की प्रभारी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे प्रदेश से आए हुए हैं R.K. मिश्रा साहब, हमारे डॉक्टर भूपेंद्र बाबू हैं, 4 अनुमंडल अध्यक्ष में 3 उपस्थित हुए हैं, 3 अनुमंडल अध्यक्ष हैं, और हमारे विजय वासियान जी हैं, राज कपूर जी हैं, राम लखन बाबू हैं, पटोरी अनुमंडल के महिला अध्यक्ष हैं, हमारी महिला अध्यक्ष समस्तीपुर ज़िले के हैं। ये सभी लोग अब हम लोग कमेटी में बैठेंगे। हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, कमेटी में बैठेंगे। इसके बाद निर्णय होगी और उस पर मैं निवेदन करूंगा कि कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, क्योंकि हम लोग अपनी सारी शक्ति सोच समझ लगा देंगे। जब हम लोगों को ऐसे प्रभारी को प्रतिनियुक्त करना है, चुनाव करना है जो न राजद में हो, न बीजेपी में हो, न जदयू में हो, जिनका दोहरा चरित्र नहीं। मुख्य बिंदु ये है, इनकी चुनाव करेंगे और यह सभी लोगों को इसकी सूचना जनसुराज के जितने साथी हैं, मीडिया एवं सभी लोगों को दे दी जाएगी। अंत में पुनः आप सभी लोगों को उपस्थित के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो प्रक्रिया होगी, हम चाहेंगे आप साक्षी बने, लेकिन साक्षी बनने में ये अनुरोध होगा, जब हम यहाँ पर प्रक्रिया चलाते रहेंगे तो डिस्टर्बेंस, आपस में बात न करें, ध्यान दें ताकि हमें बाधा न हो, हमें कोई बाधा न हो, हमें कोई बाधा नहीं हो। प्रक्रिया ये है कि हमारे पीछे वाले 5-7 चेयर लग जाएंगे। अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, संयोजक जी, अनुमंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र राव महिला अध्यक्ष, ये सब लोग बैठ जाएंगी उस साइड, और विधानसभा के साथ हम एक साथ चलेंगे। सबसे शुरुआत का विधानसभा है कल्याणपुर और लास्ट है हसनपुर। 131 से बढ़ते हुए 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, तो 10 विधानसभा का उस रेट में हम करेंगे। आपको आना होगा, जो लोग इच्छुक होंगे उस विधानसभा के, उनको एक आवेदन देंगे, उनसे कुछ सवाल हम लोग करेंगे। उसके बाद आप हमारी तरफ से मुक्त होके जाइएगा। रहना चाहते रहिएगा, जाना चाहिए, आप स्वच्छंद हैं। जब 10 का हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करा लेंगे, फिर हम लोग कार्यालय में बैठ के एक एक व्यक्ति के गुण दोष की चर्चा करते हुए हम चयन करके सूची को मुख्यालय भेज देंगे। तो अभी 1:30 बज रहा है, हम 2.5 घंटे में 4 बजे तक इस प्रक्रिया को, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहेंगे। 4 बजे रखें, यदि 4:30 हो जाएगा तो हर्ज नहीं है। उसके बाद 6 बजे तक हम चाहेंगे सूची प्रकार हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए और हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। तो यही है, हम लोग 2-3 मिनट दीजिए, जब तक वहाँ कुर्सियाँ लग जाती है। आप लोग भी आराम से बैठिए, चाहे वो पिराना हो तो कार्यालय प्रभारी कौन है आप यहाँ के, चाहे हाँ, और सभी लोग जितने भी आवेदन करता है उनसे निवेदन है कि यथावत अपने अपने जगह पर बैठे। पटना से फ़ोन आया था 5-7 बार लगातार, अभी भी फ़ोन आया था। हम वहाँ गए थे तो प्रशांत जी से भी मिले थे, अच्छी बात हुई थी। हम लोग जनसुराज के लिए काम करना चाहते हैं सर।